हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और हम पढ़ रहे थे कि भारत में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया। और इसके लिए मैंने बता दिया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया। और असेंबली में 3-4 तरह के लोग थे। फर्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत के लोगों द्वारा चुनी गई थी? तो आपने लिखना नो, भारत के लोगों द्वारा नहीं चुनी गई थी। पहली बात तो यही कि उस टाइम सबके पास वोट नहीं होते थे। दूसरी बात ये थी कि लोगों ने जिनको चुना था स्टेट असेंबलीज में, उन्होंने फिर अपने में से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर को चुना था। ऐसे लोगों की संख्या 291 थी जो ब्रिटिश भारत से आए थे। मतलब जो जहां ब्रिटिश शासन कर रहे थे वहां से 296 लोग शामिल हुए थे। बाकी के जो 93 लोग थे, 389 करना हमने, बाकी जो 93 लोग थे ये राजाओं के प्रतिनिधि थे। मतलब राजाओं ने नॉमिनेट किए थे। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नॉमिनेटेड बंदे भी थे और चुने हुए बंदे भी थे। नॉमिनेटेड बंदे राजाओं ने अपने प्रतिनिधि, क्योंकि उस टाइम 565 रियासतें भारत में रह गई थी, तो नॉमिनेटेड सदस्य 93 थे जो भिन्न भिन्न राजाओं के प्रतिनिधि थे। अकेले राजस्थान में से 15 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए आए थे। इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये राजाओं ने अपनी पसंद से भेजे थे। थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी मैं आपको दूं। महिलाएं 15 महिलाएं थी, जिनमें एक मुस्लिम महिला थी, बेगम अयाज खान थी। और इसके साथ साथ भारत में सिखों के प्रतिनिधि, दलितों के प्रतिनिधि, सब कैटेगरी के लोग इसमें शामिल थे। तो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे देश के लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और जिसमें सरकार की पावर्स, सरकार और पीपल्स में रिलेशन, और उस देश के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस, इनका जिक्र होता है। ठीक है, देखो 2 बातें हैं भैया, एक संविधान, एक संविधानवाद। ये भी आपने जरूरी है जानना कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। क्या फर्क है? कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी भी डेमोक्रेसी में, तानाशाही में, सब में हो सकता है। लेकिन संविधानवाद का मतलब होता है ऐसी सरकार जो संविधान के अंतर्गत काम करती है, जो लिमिटेड पावर का प्रयोग करती है। जैसे मान लो चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, बिकॉज वहाँ की सरकार पर कोई प्रतिबंध है नहीं, वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, संविधानवाद भी है, क्योंकि यहाँ की सरकारें लिमिटेड पावर का प्रयोग करती हैं। दूसरी बात है कि हम व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। पहली बात तो यही है कि एक डिसिप्लिन आता है सोसाइटी में कि हम उसके अनुसार रहना सीखते हैं। जैसे आपके स्कूल में आप देखते होंगे कि स्कूल के भी कुछ कानून, रूल, रेगुलेशंस होते हैं। आपका स्कूल 8 बजे शुरू होगा, आपके स्कूल का में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाएंगे, हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, फिर क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह की ड्रेसेस, किस तरह की क्या होगी, ये सारी चीज़ें एक रूल में चलती हैं। अगर इस तरह के, मान लो कल्पना कीजिए कि इस तरह के रूल ना हों, इस तरह के रूल नहीं होंगे, तो आपका स्कूल जो है वो 2-2:30 बजे लगने की बजाय मेरे ख्याल से 10 बजे ही बच्चे छुट्टी करके घर चले जाएंगे। भिन्न भिन्न ढंगों के बच्चे आएंगे, अपने अपने अनुसार पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक डिसिप्लिन नहीं आता। जिस तरह से स्कूल में, इसी तरह एक सोसाइटी में, एक स्टेट में डिसिप्लिन नहीं रहता कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर। फिर आप बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे स्टेट में भी बहुत सारे काम करने होते हैं, स्कूल में भी बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। अगर किसी टीचर को यही नहीं पता कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है और मुझे
कितनी देर तक पढ़ाना है और क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो शायद वो भी क्योस में आ जाएंगे। इसी तरह से एक सोसाइटी में, एक स्टेट में ये पता होता है कि पुलिस के क्या काम हैं, रेलवे के क्या काम हैं, एग्रीकल्चर के क्या काम हैं, सड़क कौन बनाएगा, बिजली कौन प्रदान करेगा, पैसे कौन खर्च करेगा। ये सब चीज़ें जानने के लिए ड्यूटी फिक्स होती है। ड्यूटी डिसाइड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, संविधान की ज़रूरत होती है। फिर क्या होता है, भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं और इन लोगों के इंटरेस्ट जो है एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कोई मान लो 100 कैंडिडेट हैं, नौकरियां आपकी 2 हैं, तो इनके इंटरेस्ट, हर कोई चाहेगा कि नौकरी मुझे मिले, तो ये इंटरेस्ट आपस में टकराते रहते हैं। मान लो किसान भाव बढ़ाना चाहता है अपने अनाज के, बट जो जिसको खरीदना है वो चाहता है कि नहीं, भाव ना बढ़े तो अच्छा है, मुझे सस्ता अनाज मिल जाए। तो इससे क्या है, ये इंटरेस्ट आपस में टकराते रहते हैं। इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए कि भाई किसी का भी नुकसान ना और सबका काम चलता रहे, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इस इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेट करता है भिन्न भिन्न इंटरेस्ट के बीच में। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। इन झगड़ों का निपटारा कौन करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की मार पिटाई हो जाती है। तो स्टेट का डर है, पुलिस का डर है, तो ही आप काम कर सकते हैं ना सही ढंग से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, What is a constitution? What are the function? What roles does it performs for a society? How does a constitution relate to our daily existence? ये सभी आंसर देने हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन एलो कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है भिन्न भिन्न संस्थाएं काम करती हैं, उनके बीच में मान लो एक रोड निकालना है किसी भी डिपार्टमेंट को, लेकिन रोड के बीच में बहुत सारे पौधे आते हैं, तो जो पर्यावरण डिपार्टमेंट में है उससे सलाह लेनी पड़ेगी। रोड पर बहुत सारा तारकोल या बजर बिछाना है, तो उसके लिए आपका जो मंत्री है इससे रिलेटेड, PWD से रिलेटेड, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से बहुत सारे लोगों के भी इंटरेस्ट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय का मतलब सबके हित पूरे हों, किसी का भी हित ना रहे। तो इस तरह से तो हम पढ़ते हैं, इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ रीजनेबल लार्ज ग्रुप। मान लो तुम किसी एक लार्ज ग्रुप के मेंबर हो। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे। दूसरा एक ग्रुप है, वो भी इतना ही बड़ा ग्रुप है, लेकिन आपके रीति रिवाज, आपके भाषा, आपकी नस्ल अलग अलग है, वो जाति या धर्म के आधार पर आपसे अलग हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजन एलिजेंस, मान लो उनके बहुत अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू, एंड सम आर मुस्लिम्स, सम आर क्रिश्चियन एंड सम आर प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। मान लो किसी का कोई धर्म ही नहीं है। दे आर आल्सो वरीड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट, वे एक दूसरे से भिन्न हैं। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन, उनके अलग अलग काम धंधे हैं। हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, उनकी डिफरेंट योग्यताएं हैं। डिफरेंट हॉबीज़, डिफरेंट टेस्ट, मतलब हर व्यक्ति एक जैसा तो नहीं है ना समाज में। इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट, वो डिफरेंट टेस्ट, एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म टू बुक्स, some are rich, some are poor, some are old, some are young. Imagine further that member of this group are likely to have dispute over various aspect of life. तो क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे अभी पीछे एक जोधा अकबर फिल्म आई थी, फिल्म बनाने वाला एक ग्रुप था, लेकिन फिल्म का विरोध करने वाले भी एक राजपूत समुदाय था, उसने भी उसका विरोध किया। तो इस तरह से एक विरोध चलता रहता है। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू ओन, बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे गरीब हैं, तो किसको कितनी प्रॉपर्टी मिले। शुड इट बी
compulsory that every child be sent to school, or should be parent be allowed to decide how much should this group spend on its safety and security? क्या हर बच्चे का स्कूल जाने का हक है और ये पेरेंट डिसाइड करे या सरकार डिसाइड करे कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है या नहीं, और सरकार उन पर जबरदस्ती दबाव डाले कि आप बच्चों को भेजें स्कूल? हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड, और दूसरी बात, एक पैसे होते हैं एक समाज के पास, तो जैसे बजट आता है, ये कौन डिसाइड करे कि पैसा कहाँ कितना खर्च किया जाए? क्या शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम इट्स मेंबर? क्या अगर आपके समाज में भेदभाव हो रहे हैं तो उस भेदभाव को कैसे दूर किया जा सके? एवरी क्वेश्चन विल इल्वेक्ट इन ए वैरायटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल। कुछ लोग इसको कहेंगे कि इसके उत्तर अलग अलग है, मान लो पेरेंट स्कूल भेजने से ही रिलेटेड है। कुछ पेरेंट कहेंगे कि बिल्कुल ज़रूरी है, हर बच्चे की एजुकेशन ज़रूरी है, तो सरकार डिसाइड करे और सरकार का कर्तव्य है कि वो सबको भेजे। लेकिन हो सकता है कि कुछ मेंबर्स की, कुछ सोसाइटी के मेंबर्स की मजबूरी हो और वो क्या करें, वो मना कर दे कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बच्चों को स्कूल भेज सकूं, तो वो चाहेंगे कि हमारे बच्चों का फैसला हम खुद लें, हम डिसाइड करें कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं या नहीं जाएं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न वैरायटी के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न ग्रुप्स में रहते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपन ईच अदर इन ए वेरियस वे, लेकिन वो एक दूसरे से संबंध भी स्थापित करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन, और इन सब के बीच में एक ऐसे संस्था की ज़रूरत होती है जो सभी के हितों को लेकर साथ में चले और ऐसा माहौल तैयार करे कि समाज आपका क्या है, पीसफुल तरीके से रह सके। ऑन मैनी से दैट perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules। और ये सब कब हो सकता है? जब सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट त्याग कर, अपने अपने रूल छोड़कर कुछ ऐसे रूल्स पर राजी हो जाएं जो सबके लिए ठीक, सबके लिए बराबर हों। जैसे मुस्लिम्स लोग अलग से शादियां करते हैं, उनके तलाक अलग सिस्टम से होते हैं, हिंदू अलग करते हैं, ठीक है। बट एक मान लो मुस्लिम्स लोग हैं 12 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, हिंदू लोग 18 साल की उम्र में शादी करते हैं, सिख जो हैं वो 24 में करते हैं। तो देश का कानून इस तरह से बना होना चाहिए कि कम से कम वो आयु जिसमें एक बच्चे को फिजिकली और मेंटली नुकसान ना हो, फिजिकली मेंटली नुकसान ना हो, वो तो तय कर दें। जैसे हमारे यहाँ 18 साल की उम्र लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए उम्र तय की गई है। तो ये तो किसी के धर्म जाति में नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरह के बेसिक रूल जो सबके लिए बराबर हो। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टन रूल्स? तो एक ग्रुप को एक रूल्स की क्यों जरूरत है? थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। सोचो कि क्या हो अगर इस तरह के बेसिक रूल ना हो। तो सारे कोई चाइल्ड मैरिज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिस तरह से स्कूल के अपने रूल होते हैं कि आधी छुट्टी इतने बजे होगी आपकी और उसी में आपने खाना खाना है, तो किसी को पहले भूख लग जाती है, किसी को बाद में, कभी कोई खा रहा है। लेकिन एक ऐसा फिक्स कर दिया जिसमें मोस्टली बच्चों को क्या है, मोस्टली बच्चों को भूख लग ही जाती है। Every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could do to each other, who could claim right over what. Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all member of that group to achieve minimal degree of coordination। तो ऐसे बेसिक रूल्स होने चाहिए जिसमें कम से कम सभी लोग सहमत हों और जिससे क्या है, समाज की हार्मनी भी खत्म ना हो। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट आल्सो बी इन्फोर्सली। लेकिन क्या है, ये रूल्स जबरदस्ती लागू नहीं होने चाहिए। ये रूल ऐसे होने चाहिए जिस पर मोस्टली लोग राजी हो। देखो सब राजी नहीं होंगे बट मोस्टली हो और सबको ये लगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं। मान लो कोई सेलिब्रेशन है, उसमें आपने म्यूजिक चलाना है, तो ऐसा करें कि
दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब ना हो और आपका म्यूजिक का भी काम चलता रहे कि रात को 10 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं, कम वॉल्यूम में बजा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही काम करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जिससे कम से कम लोगों के इंटरेस्ट खत्म ना करके उनका कोऑर्डिनेशन किया जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।